जय हिंद। स्वागत है आपका। इस वीडियो में देखा जाएगा 2018 में पूछा गया विज्ञान का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से और पढ़िए एकदम ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब यानी फोटो देखने के लिए करता है। तो बताइए कि किस दर्पण का उपयोग होता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन में सबसे जो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, अगर बात आए कि अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अभिसारी लेंस की पूछेगा तो क्या लगाएंगे हम? तो उसके लगाएंगे हम उत्तल लेंस। तो अभिसारी उत्तल होता है और अपसारी अवतल होता है। इन सब चीज़ों को काफ़ी डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को। कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली होता है, जो आँख बना होता है ना, जैसे जैसे आप देखेंगे तो गोल टाइप का आँख होता है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है जहाँ से इंटर करता है प्रकाश, उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया से जब अंदर जाता है तो जो गोल टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं पुतली या प्यूपिल। तो उसके आकार को, यानी उस गोले के आकार को बड़ा और छोटा करने का काम कौन करता है दोस्तों? उस पुतली के ऊपर और नीचे, ठीक है, या फिर बोलो तो चारों तरफ से लगा होता है परितारिका। क्या लगा होता है? परितारिका लगा होता है, जिसको आइरिस बोलते हैं। वही उसके आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, बड़ा और छोटा करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परितारिका या आयरिस। ठीक है, और ये क्या होता है? एक रंगीन द्रव्य होता है। ये यही रंगीन भाग होता है। कहीं नहीं होता है किस कहते हैं किसी की आंखें छील जैसी है, नहीं, तो वो थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा भूरा, वही होता है, परितारिका ही होता है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। कह रहा है कि किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जरा दूर दृष्टिता जो होता है ना, ये बीमारी, इसको द्विफोकसी लेंस द्वारा दूर किया जाता है। बात समझ गया, जिसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों लगे होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी वो क्या मापेगा कि उसकी फोकस दूरी प्राप्त होगी। भाई ये मान लेते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण हो गया, इस तरीके से, है ना। कह रहा है कि मतलब फोकस दूरी को तय करने के लिए, निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कह रहा है कि दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी। भाई तो इसको मापने की बहुत जरूरी है। कहीं मतलब ये कह रहा है दर्पण पर्दा मतलब क्या? पर्दा जहाँ पे प्रतिबिंब बनना है और दर्पण, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी। और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी तो ये हो जाएगी वस्तु दूरी। तो भाई हमको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमको फोकस दूरी तय करने में आसानी होगी, तो हम उसको तय कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, और ऑप्शन बी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी यानी वस्तु दूरी। तो हमको अगर दोनों ये प्राप्त है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इससे फोकस दूरी तय कर सकते हैं। कैसे? तो दर्पण सूत्र से। ठीक है, इससे होता है ना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हमको v और u प्राप्त हो जाएगा इस दोनों ऑप्शन से, तो हम क्या कर लेंगे? हम फोकस दूरी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या क्या है? तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी और और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी पर माप लेगा तो वो फोकस दूरी को निर्धारित करने में उसको आसानी होगी। बात समझ गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। भाई शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी, उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होगा। भाई पहली बात तो हम उसको उसमें जो लेंस यूज करेंगे वो होगा उत्तल लेंस। क्यों? ठीक ना, वो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। दूसरी बात
कि उसमें 5 cm वाला फोकस, उसका फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 cm होनी चाहिए। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए ना, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो 7 पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। भाई विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, हर किसी को पता है, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा, वोल्ट। अगर इसमें से किसी का आंसर आपको पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि लघु पत्थर या शॉर्ट सर्किट जब होता है, जब फॉल्ट करता है, तो उस समय परिपथ में यानी उस तार में विद्युत धारा का मान क्या होता है बताइए। तो उस वक्त ना विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और फटाफट और ज़्यादा लगता है फॉल्ट करने। ठीक है, समझिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 पे कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जैसे अल्फा कण मान लीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है दोस्तों, ऐसे कोई मान लीजिए इधर कोई पश्चिम की ओर, ठीक है, कोई प्रक्षेपित है, मान लीजिए अल्फा कण है, ये धनावेशित है, ठीक है, ये जा रहा है कहाँ, पश्चिम की ओर। ये पूरब है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर क्या जा रहा है, कोई प्रक्षेपित किया जा रहा है धनावेशित कण। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तब ये पश्चिम जा रहा था, अब ये कहाँ हो गया, अब ये उत्तर की तरफ विक्षेपित हो गया, ऐसे हो गया विक्षेपित। तो कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगे तभी तो, ऐसे होगी तभी तो, यानी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगी, यानी क्या होगी, ऊपरी मुखी होगी, ऐसे ऊपरी मुखी होगी, ऊपरी मुखी होगी ना, नीचे से ऊपर जाएगी ना ऐसे, तभी तो इस धनावेशित कण को ऊपर कैसे मारेगी। बात समझ रहे हैं ना, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ऑप्शन डी, यानी ऊपरी मुखी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी आधे परिभ्रमण के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी सीधी लंबी परिनालिका के भीतर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र, तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या होती है, तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पे। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर होता है जिससे खाना पकाया जाता है सौर एनर्जी के द्वारा। मान लीजिए उसमें एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, और यहाँ पे एक होता है बॉक्स टाइप का, इसमें कुछ रखा जाता है खाना, जो भी होता है बर्तन जिसमें खाना पकाना होता है, और यहाँ पे लगे होते हैं वो दर्पण। यहाँ कौन होते हैं बताना है आपको, तो यहाँ पे होता है अवतल दर्पण। यहाँ से किरणें आती हैं और क्या करते हैं, किरणों को वो अपसरित करके इसमें भेजता है, ठीक है, और ये हीट करता है तो लगता है खाना पकने। बस समझ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी अवतल दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 13 पे। कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो किसे करना था, तो भाई वृक्षों को, हर किसी को पता है। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा क्या किए थे, वही इसके प्रणेता थे चिपको आंदोलन के। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो 14 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। भाई जो आप देखते हैं चूना बाजार से खरीद के लाते हैं, जो क्या होता है वो बिना बुझा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। उसको जब पानी में डालते हैं, जब CaO को पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पुताई कर देंगे दीवारों पर, और जब उसमें रिएक्शन करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, वही चमकने लगेगा वाइट वाइट। तो बात यहाँ पर करें सिर्फ सफेदी करने के लिए, मतलब सिर्फ पेंट करने के लिए, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी इस CaOH ट्वाइस का उपयोग करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि Na2SO4 ये एक्वस है, और BaCl2 ये भी एक्वस है, तो क्या बनेगा उत्पाद में, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बताना है आपको ये कौन सी अपक्रिया है, किस अपक्रिया को ये संकेत कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, क्या होगा खुद बताइए अगर आपको पता होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। देखिए इसमें अभिकारकों के जो
जो तत्व के जो परमाणु हैं उनके आपस में आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। देखिए इसमें Na2CSO4 में से सोडियम सल्फेट में से जो SO4 है चला गया इस बेरियम के पास, ठीक है, और इस बेरियम का जो क्लोराइड का जो Cl2 था वो चला गया Na के पास। ऐसा हुआ है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है 2, ठीक है, कम से कम यहाँ पे 2 हो रहा है आयनों का आदान प्रदान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है। बुझा हुआ हमने बताया था अभी उसको, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, COH ट्वाइस मिलता है, ठीक है। तो यही बुझा हुआ चुना है जो नीचे हम लिखे हैं COH ट्वाइस, ठीक है। बाकी यहाँ पे CaO क्या है, ये बिना बुझा चुना है, और ये H2O तो जल है, समझ गए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, COH ट्वाइस। बस समझ के चलते क्वेश्चन नंबर हम 17 पे कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि लवण Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन का pH कितना होता है। तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है उसका pH होता है 7 से अधिक, ठीक है। क्या होता है, क्षारीय होता है, लगभग 11.6 होता है, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है 11.6 होता है इसका pH। तो भाई क्या होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, जाहिर सी बात है, बेसिकली होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पे कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों तो जो बॉक्साइट होता है ना वो एल्युमिनियम धातु का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्युमिनियम इस अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है, समझ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 पे। देखिए लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स बताइए, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा कह रहा है, ऑप्शन बी चांदी कह रहा है, ऑप्शन सी सोना कह रहा है, ऑप्शन डी जिंक कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है, अगर आपको पता था तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आपको उस उत्तर पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं और बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर हम 20 पे कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप जिप्सम को शुष्क करेंगे तो क्या होगा, उससे हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। जिप्सम इज राइट आंसर, समझ के चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 पे। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो भाई कीटोन होता है। प्रोपेनॉन है, नॉन मतलब क्या, कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें प्रक्रियात्मक या फिर क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कीटोन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, CO, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 22 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है सिरका में, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल, और ऑप्शन सी कह रहा है प्रोपेनॉन, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एथेनोइक अम्ल बोलते हैं एसिटिक अम्ल को IUPAC रूप के रूप में, ठीक है। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, समझ गया। यानी क्या होता है एथेनोइक, मतलब समझ रहे ना, जिसमें कार्बन 2 होते हैं, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, 23 पे। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु होता है ना उसको क्या बनाया जाता है, तो उसको बनाया जाता है एनोड। क्या बनते हैं वो एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को, बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 की अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। दोस्तों जो अष्टक सिद्धांत है ना उसको स्थापित किया था न्यूलैंड्स ने। किसने, न्यूलैंड्स ने, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 पे। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ऑप्शन बी कह रहा है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ऑप्शन सी कह रहा है कि परमाणु साइज का आवर्त फलन, और ऑप्शन डी कह रहा है कि परमाणु आयतन का आवर्त फलन। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी वो दिया था वो एक मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। जो इसके पहले वाला था वो उसको दिया था मेंडलीफ ने, दमित्री मेंडलर ने दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं वो किस क्रम में रखे गए, उनका तत्वों का गुणधर्म क्या है, तो वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्या है, यानी परमाणु संख्या के आधार पर रखे गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, जिसको मोजले ने रखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा। भाई आपको देखना क्या है, भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, और जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, छलानी अनीला, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो क्षार जो होगा वो लाल लिटमस को नीला करेगा, छलानी क्षार लाल को नीला करेगा, ठीक है। अनीला अम्ल नीले को लाल करेगा, ठीक है।
समझ गए। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे कौन क्षार इसमें है, तो भाई H+, ये तो H+ आयन जहाँ मिलता है वो अम्ल होता है, जहाँ OH आयन मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, वो क्षार होता है। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यही होगा, यही जो आयन होगा वो लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी यही क्षार है, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में दो मेनली जो उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का, भोजन का वहन करता है, लेकिन जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किसका, जल का वहन करता है। आंसर हमारा ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों जो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, जो पत्तियों पर रंध्र होता है, छिद्र होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रंध्र द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहा है कि हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हार्ट का काफ़ी अच्छे से कार्यविधि को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर सही कर जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीले द्वारा। किसके द्वारा, नीले द्वारा। आपने देखा है कि हार्ट कैसे होता है, इस मान लीजिए ऐसे मोटे तौर पे इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं ना। जो ऊपर वाला 2 होता है उसको बोलते हैं अलिंद। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं दायां, इस वाले को बोलते हैं बायां। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद। और जो नीचे होता है इस वाले को बोलते हैं दायां नीला, उसको बोलते हैं बायां नीला। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ब्लड शुद्ध रूप से आया होता है वो इस बायां नीले में आया होता है, इस यहाँ से होके कहाँ आया होता है, तो बायां नीले में आया होता है शुद्ध रूप से ब्लड, और यहीं से महाधमनी के थ्रू ऐसे संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन था कि हृदय को, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसी बायां नीले से रक्त को जो शुद्ध होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन विलीन होता है, तो इसको संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है इसी से, बायां नीले से। बात समझ गए, इतना आपको समझना जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो 31 पे, कह रहा है क्वेश्चन 31, देखिए ध्यान से, कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी एब्सिसिक अम्ल। बात समझ गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 32 पे। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। अधोगामी मतलब क्या, नीचे की तरफ वृद्धि। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अगर कहे ऊपरी गामी तो ऊपर की तरफ, और अधोगामी मतलब नीचे की तरफ। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी, मतलब वो किस तरीके से होता है, क्या उसको कह सकते हैं उसके संदर्भ में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कैसे, मतलब कोई भी चीज़, पृथ्वी होता है, कोई भी चीज़ को ऊपर से खींचता है अपने तरफ, यानी नीचे की तरफ खींचता है। तो उस संदर्भ में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुरुत्वानुवर्तन क्या होगा, मैंने जो जड़ होता है वो नीचे की तरफ जाता है, अधोगामी वृद्धि होता है, यानी गुरुत्वानुवर्तन होता है उसका। बात समझ गए इतना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 पे, कह रहा है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, अब ये देखेंगे तो ये जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क होता है, उस मानव मस्तिष्क के जो पश्च मस्तिष्क पार्ट होता है ना, पश्च मस्तिष्क मिलने 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का पार्ट है कौन कौन, तो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, ये पश्च मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आएगा, तो भाई अग्र मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, किस में आता है, तो अग्र मस्तिष्क में आते हैं। समझ गए बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पे देखिए 34, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है, वो अपने मन से अपने चबाता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है हमारी बॉडी में, वो आदमी मन से, अगर मन करेगा चबाएगा, नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी, चबाना। भाई वमन मन उल्टी आना, ये तुम्हारी ऐच्छिक क्रिया है नहीं, ये तो अनैच्छिक क्रिया है। लार आना भी क्या अनैच्छिक क्रिया है, हम तो जानबूझ के लाते नहीं है, लार ऑटोमेटिक आता है। हार्ट का धड़कना, जो हार्ट बीटिंग होता है वो भी क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया है, वो ऐच्छिक नहीं है। लेकिन चबाना क्या है, वो ऐच्छिक क्रिया है। तो बताना है कि इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है, तो हो जाएगा चबाना। ओके, अंडरस्टैंड हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे,
कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब एक अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, ये किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन 36 करा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? तो जाहिर सी बात है कि नर जो जननांग होगा उसमें बनेंगे। तो वृषण में क्या कहाँ बनते हैं? वृषण में बनेंगे। यही क्या है? नर जननांग है भाई, गर्भाशय है, अंडाशय है, ये सभी क्या है? ये सब मादा जननांग है ना। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। दोस्तों आप जान से देखिए, जो पुष्प में आपने पढ़ा होगा, उसके हमने बताया था, पुष्पों में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है हमने उसको बताया था। ठीक है, कि जो पराग कोश होता है ये क्या होता है? ये नर भाग होता है, नर जननांग होता है पुष्प में। ठीक है, वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय ये होते हैं मादा जननांग। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाएगा? तो भाई फल बनाएगा मादा वाला ही कोई पार्ट बनाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी अंडाशय ही बनाएगा फल का, मतलब जो पुष्प का जो फल बनाएगा वो अंडाशय बनाएगा, वो मादा पार्ट बनाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है भाई, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, स्त्री में पाया जाता है। कैसे? देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए जो कोई भी मानव होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ा। कितनी होती है? 23 युग्म होती है, 23 जोड़ा होती है। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर कोई मतलब मान लीजिए युग्मनज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, युग्मक होते हैं, युग्मक सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पुरुष का होता है युग्मक, उसमें 23वां जो होता है वो एक्स वाई होता है, और जो मादा का होता है इसमें वो एक्स वाई होता है। लेकिन अब देखेंगे 22 जो होगा ना, जो 22 दोनों में होगा, 22वां पुरुष का भी एक्स एक्स होता है, और मादा का भी 22वां एक्स एक्स होता है। ये 22 तक जो पूर्ण जोड़ा होता है दोनों में समान होता है। लेकिन आप देखेंगे जो 23वां हो जाएगा वो पुरुष में एक्स वाई हो जाएगा, मतलब पुरुष जो होगा युग्मक उसमें, और जो मादा में होगा वो 23वां एक्स एक्स ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण जोड़ा यानी एक्स एक्स दोनों समान है ना, तो ये स्त्री में ही पाया जा रहा है पूर्ण जोड़ा। ठीक है, 22 तक तो दोनों में समान थे, लेकिन 23वां पुरुष में एक्स वाई हो जा रहा है। ठीक है, और मादा में एक्स एक्स ही रह रहा है, तो पूर्ण जोड़ा ये किस में होगा? तो स्त्री में ही पाया जाएगा। इतना बात समझ गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी स्त्री में पाया जाएगा। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री युग्म में पाया जाता है। समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39 पे कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो हमने बताया था अभी, इसमें कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, 23 युग्म होते हैं, यानी 46 होते हैं। बात समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण, मतलब जैव निम्नीकरण मतलब क्या समझ रहे हैं? ठीक है, यानी जैविक वातावरण में उसका अपघटन हो जाए। ठीक है, वो खत्म हो जाए है ना, जीवों के द्वारा, वो जीव उसको क्या करे? उसको नोच फाड़ के, मतलब उसको अपघटित कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, जीव मतलब क्या? वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप देख लीजिए पहले क्या क्या, देखिए घास है, पुष्प है, चमड़ा है। भाई चमड़ा तो मुश्किल है होना, निम्नीकृत नहीं होता है। घास लकड़ी तो हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक भी थोड़ा मुश्किल होता है। फसलों के छिलके भी हो जाएगा, केक हो जाएगा, रबड़ भी मुश्किल होता है निम्नीकरण होना। लेकिन यहाँ देखिए केक भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, घास भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जैव निम्नीकरण है, जीवों के द्वारा जो निम्नीकरण होगा उसको बोलते हैं जीव निम्नीकरण। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए होंगे। तो बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, तो इसको ऑप्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।